बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो लेक्चर आपको प्रीवियसली करवाए गए हैं आई होप कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए थे और हमने 4.7 तक कवर कर लिए थे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम आवर 8th प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन प्रॉब्लम्स को वाइंड अप कर देंगे। तो द प्रॉब्लम इज 2 blocks of mass 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि 5 kg और 3 kg के हैं और इनको हमने हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। कैसे? एक स्ट्रिंग के साथ। बेसिकली एक स्ट्रिंग थी, हमने इसके साथ एक मैस अटैच किया और फिर आगे से उसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर हमने एक और मैस अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इनको दो स्ट्रिंग्स लेंगे। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब ये हमारे पास दो केसेस आ गए स्ट्रिंग्स के, तो इन दोनों केसेस में हमें जो है वो इन दोनों स्ट्रिंग्स में हमें अब टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझा दूं कि ये लेट्स सपोज के बड़ा मैस है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एम और जो स्मॉलर मैस है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल एम। क्लियर? अब जो स्मॉलर एम की वजह से यानी कि छोटे मैस की वजह से जो इसमें टेंशन जनरेट होगी इस स्ट्रिंग में, तो इसे हमने नेम दे दिया है T1 का। और इसी तरीके से जो इन दोनों मैसेज के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रही है, इसे हमने नेम दे दिया है T2 का। अब मैंने ये क्यों कहा कि T2 कंबाइंड इफेक्ट है 5 kg और 3 kg का? क्योंकि आप देखें, अगर हम इतने से पोर्शन को देखें, एक स्ट्रिंग है और एक मैस है। ठीक है, एक स्ट्रिंग और इसके साथ एक मैस अटैच है। सो हमारा सरोकार नहीं है कि इससे ऊपर कुछ है या नहीं है, तो हमारे केस में सिर्फ एक स्ट्रिंग और एक मैस इन्वॉल्व है। बट जो दूसरा केस है यानी कि T2 वाला केस, उसमें हमारे पास एक और मैस अटैच हो गया इस स्ट्रिंग के साथ। अब जो इस स्ट्रिंग पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी वो इस मैस की भी होगी और इस मैस की भी होगी, यानी कि इन दोनों मैसेस का कंबाइंड इफेक्ट होगा। ठीक है, सो डबल मैस जो है इस स्ट्रिंग पर लगेगा, यानी कि टेंशन इस डबल मैस के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगी। मैस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे T1 नेम देते हैं या इसे T2। ठीक है, सो इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहूँ तो इसे T1 का नेम भी दे सकती हूँ और इसे T2 का भी। ठीक है, सो आपने जो भी जिस भी स्ट्रिंग को T1 और T2 लेना है आपने उसे डिक्लेयर कर देना है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और यहाँ पर जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में पहले उसे राइट डाउन कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया है कि मैस ऑफ लार्जर ब्लॉक का हमने रिप्रेजेंट किया है बाय कैपिटल M। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मैस ऑफ लार्ज ब्लॉक इज इक्वल्स टू कैपिटल M, जो कि किसके इक्वल है? 5 kg के। इसी तरीके से मैस ऑफ स्मॉल ब्लॉक, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? बाय स्मॉलर m एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। हमने बता दिया कि जो हमने लार्ज मैस लिया उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया और जो स्मॉल मैस है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है बाय स्मॉल m। ठीक है, सो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्ट्रिंग। अब बेसिकली इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है हमने वो फाइंड आउट करनी है। सो T1 और T2 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं कि समीशन Fx को चेक करेंगे और समीशन Fy को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये जो सॉल्व करने वाले हैं दैट इज ड्यू टू T2। ठीक है, T2 के लिए हम ये अभी फाइंड आउट करने लगे हैं। सो अगर हम अपने इस ब्लॉक को देखें तो इस पर कोई भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, बेसिकली था क्या? क्योंकि वेट का जो था वो कंबाइंड इफेक्ट है, जो टेंशन थी ये अपवर्ड एक्ट हो रही थी। ठीक है, और दो मैसेज हैं इसके साथ अटैच, एक ये और एक ये। दिस इज W1 और दिस इज W2। तो W1 और W2 यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो 3 kg मैस के की वजह से जो वेट होगा दैट इज W1 और जो 5 kg मैस की वजह से वेट होगा उसे हमने नेम दे दिया W2 का। तो जब हम T2 की बात करेंगे तो T2 के साथ इस वेट का इफेक्ट भी आएगा और इस वेट का इफेक्ट भी आएगा। ठीक है, सो
T2 की जो फोर्स है ये बैलेंस होगी विद W1 एंड W2। अब इस केस में हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमने करना है नेक्स्ट समेशन Fy को फाइंड आउट, ठीक है। अब y एक्सिस के अलॉन्ग 3 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो हम यहाँ पर फोर्सेस को एड अप कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन गई जी हमारी इक्वेशन। अब ये जो दोनों वेट हैं ये नेगेटिव हैं, तो इन्हें हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। टेंशन, जो सेकेंड टेंशन है हमारी इस ब्लॉक में जनरेट हो रही है, वो किस वजह से है, W1 और W2 की वजह से। क्लियर। सो अब हम इसे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या था हमारे पास, T2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो जो W1 था ये स्मॉलर मैस की वजह से था, तो याद जाएगा W इज इक्वल्स टू mg प्लस W2 कैपिटल मैस की वजह से था, सो ये आ जाएगा mg, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि सिंपली g कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा m प्लस m, और g की वैल्यू होती है हमारे पास 10, स्मॉलर मैस 3 kg का था और बड़ा वाला मैस जो था वो 5 kg का था, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8 तो 80 न्यूटन। तो इसका मतलब T2 की जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास निकल आई T2 की वैल्यू। अब जो हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है दैट इज T1, इस T1 की वैल्यू को भी फाइंड करना है। सो अगर हम इस T1 की फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने ये ड्रॉ की, तो इसकी क्या शेप बनेगी, कुछ इस तरीके से। ये एक ही मैस था, ये T1 है, और इसके साथ दूसरा मैस, क्योंकि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इस टेंशन के साथ, तो क्या आ जाएगा, एक ही मैस जो कि होगा W1 का। तो इस केस में भी समेशन Fx क्या हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो समेशन Fy क्या होगा, तो समेशन Fy में हमारे पास 2 फोर्सेज आ जाएंगे, T1 और W1। तो अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास T2 का केस। अब ये हमारा सेकेंड केस है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड फोर्सेस जो थी वो पॉजिटिव थी, सो T1 माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन सी थी, W1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। सो T1 इज इक्वल्स टू W1 और W1 इज इक्वल्स टू, जो स्मॉलर मैस की वजह से था, तो ये आ गया mg। सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये आ जाएगा 3 इंटू 10, 3 10s आर 30, तो ये आ गई हमारे पास T1 की वैल्यू, ठीक है। सो एक छोटी सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन में भी, सो आपने इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूं। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, ठीक है। 200 न्यूटन की फोर्स लगी और स्पैनर की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। अब वो कह रहा है कि मैंने 150 न्यूटन की फोर्स लगानी है उसी स्पैनर के ऊपर, तो कितने डिस्टेंस पर, कितनी लेंथ पर मैं लगाऊंगा कि जो नट है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट केस में उसने नट को टाइट किया है, सेकेंड केस में उसने कहा है कि मैं फोर्स 150 न्यूटन लगाना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस फिर मुझे कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी गिवन डाटा है उसे मेंशन कर लेते हैं। सो क्या डाटा है हमारे पास, 2 फोर्सेज हैं, तो हमने नेम दे दिया F1 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ठीक है। और जो हमारा इसका डिस्टेंस था L1 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर। इसी तरीके से जो सेकंड केस था हमारा, उसमें हमारे पास क्या था, F2 गिवन है, F2 इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन, और वहाँ पे हमें जो है वो बेसिकली L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी स्पैनर की। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई होगी तो टॉर्क जनरेट होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, नट को ओपन या लूज करने के लिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉर्क को फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ पर जो है वो हम मेंशन कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो हमने इसे नेम दे दिया T1 का और इसे हमने नेम दे दिया T2 का। ठीक है, सो T1 इज इक्वल्स टू, जो कि फोर्स 1 की वजह से हो रही है और L1 की वजह से हो रही है, तो क्या आ जाएगा F1 इंटू L1, और T2 जो कि सेकेंड फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है F2 इंटू L2। सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और L2 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है और उसे सेपरेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा F1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल्स टू L2। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, F1 की क्या वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई बाय L1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और डिवाइडेड बाय है 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L2 की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.133 मीटर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकली है ये मीटर में है, बट अब अगर क्वेश्चन में आप देखें तो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है। एल की जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें भी फाइनल आंसर जो है वो मीटर से कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में देना है। तो अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये आ जाएगा L2 इज इक्वल्स टू 0.133 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सेंटीमीटर। सो L2 की क्या वैल्यू आ गई 13.3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर इन सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 9th प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम अपने फाइनल प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। तो क्या कह रहा है वो यहाँ पर, अ ब्लॉक ऑफ mass 10 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of uniform bar 1 meter long। अब एक बार है हमारे पास जिसका टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, ये पूरा बार है हमारे पास और इसकी टोटल हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 1 मीटर। अब 10 kg का एक मैस है जो कि सस्पेंडेड है, लटका हुआ है एट 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो इसे हमने कन्वर्ट किया 20 सेंटीमीटर को, जब हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो टोटल लेंथ थी हमारे पास पूरे बार की वो कितनी थी 1 मीटर। तो हमें इसका पहले सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 का हाफ कर देंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये लेट सपोज कि हमारा सेंटर आ गया, दैट इज 0.5 और इसे हमने नेम दे दिया O का। ठीक है, इसे हम लेट सपोज नेम दे रहे हैं यहाँ पर O का। तो अब यहाँ पर ये जो 1 है मैं इसे इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर O लिख देती हूँ। ठीक है, क्लियर, तो ये आ गया जी हमारा O। जो 10 kg मैस है ये 0.2 के डिस्टेंस पर सस्पेंड हुआ हुआ है सेंटर से। ठीक है, तो सेंटर से 0.2, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.2 और यहाँ पर एक वेट लटका हुआ है, इसका क्या मैस है 10 kg। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। कह रहा है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। अब इस पूरे को बैलेंस करने के लिए कितनी और फोर्स चाहिए कि वो हम दूसरी साइड पर लगाएं। ठीक है, जैसे कि शीशा होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से एक साइड पर हमने वेट कर लटकाया हुआ है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि दूसरी साइड पर हम कितनी फोर्स लगाएं कि ये जो वेट है ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमें उसने यहाँ पर एक और बात बताई है कि जो हमने वेट अटैच करना है वो कहाँ अटैच करना है, दूसरे बार के एंड पे। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो वेट अटैच किया है हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये एक मैस है तो इसका कोई ना कोई वेट होगा और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, लेट सपोज कि हमने इसे नेम दे दिया F2 का और इसे हमने नेम दे दिया F1 का। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करना हमने यहाँ पर क्या है कि जो भी डाटा यहाँ पर गिवन है पहले उसे राइट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैस जो गिवन था हमारे पास M इज इक्वल्स टू 10 kg। सो इस मैस से हम क्या करते हैं, पहले F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो F1 इज इक्वल्स टू mg। सो यहाँ पर
10 kg मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 100 न्यूटन। ये हमारे पास एक फोर्स आ गई है, ठीक है। इसका मतलब जो इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है इस मैस की वजह से वो कितनी है 100 न्यूटन। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है और वो ये कि जब ये फोर्स सेंटर के इस साइड पर अप्लाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब ये सेकेंड फोर्स दूसरे एज पर अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर भी कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है हमें, कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम बैलेंस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो फोर्स 1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और जो F2 की वजह से प्रोड्यूस होगा इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी एंड दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसको A और C से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब क्लॉकवाइज जो है वो F2 की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि टॉर्क का बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस L। सिंस जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो F2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो दिस इज F2 एंड L2, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो F1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू F1 क्रॉस L1। क्लियर। अब सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सो अब आपने क्लियरली देखना है कि यहाँ पर मैं वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। F2 बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो हमें F2 की ही वैल्यू तो फाइंड करनी है। सो F2 इंटू L2, अब फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रही है तो हमने सेंटर निकाल के इसके एज पर अप्लाई किया हुआ है वेट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 0.5 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है 0.5 का, क्योंकि तभी तो आपने देखा कि ये सेंटर पॉइंट निकला था हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट O। तो अब इस फोर्स का मोमेंट आर्म कितना हुआ 0.5, सो F2 इंटू 0.5 आ जाएगा, L2 की वैल्यू 0.5 आ गई, ठीक है, दिस इज L2। और अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास L1, वो किसके इक्वल है 0.2 के। तो पहले हम फोर्स 1 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, सो दिस इज 100 इंटू L1 कितना है 0.2, क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहाँ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस नोट करना होता है हमने, ठीक है, वो होता है मोमेंट आर्म। क्लियर। सो सिंपली यहाँ पर F2 की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारे पास F2 की फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 40 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब हमारी जो दूसरी साइड है वो इस साइड के साथ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपने चैप्टर को वाइंड अप कर दिया। यूनिट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।